everyone, welcome back to our channel. We are discussing the series of genetics, and the second topic in this series is quantitative inheritance. I'm Tamanna Jakhad, and we are discussing these topics for upcoming exams like DSSS, NVS, KVS, UP, TGT, or PGT, NET, and various other university entrance exams. So quantitative inheritance is a quite important topic, and if we specifically talk about CSIR net exam, then both part B and part 3 sometimes both the part contains questions from quantitative inheritance. Part B, that is 2 marks question, will contain the direct questions, and part C, that is 4 number question, will contain some calculation based or some tricky questions. So coming back to our topic, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं. क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूवमेंट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. जो हम अपने पेरेंट्स से ट्रेट लेते हैं, हम अपनी प्रोजेनी में जो गिव अवे करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेट. सो सबसे पहले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेट्स में जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि मेंडेलियन ट्रेट्स हैं, मेंडेलियन ट्रेट्स हैं. तो मेंडेलियन ट्रेट्स और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स वेरी कैसे करते हैं. जो मेंडेलियन ट्रेट्स थे, दिस मेंडेलियन ट्रेट्स आर डिस्क्रीट ट्रेट्स. डिस्क्रीट ट्रेट क्या क्या मतलब होता है कि जो एक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो पी प्लांट पे उन्होंने काम किया था, उसके सीड की शेप पे, शेप ऑफ सीड, अगर सीड की शेप पे हम बात करें तो वो दो ही थे, या तो राउंड थे या फिर रिंकल्ड थे. इनके इन बिटवीन कुछ भी फिनोटाइप नहीं था. दे आर क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, कि आप उन्हें अपनी आंखों से देखते हो तो आप ये बता सकते हो कि दैट इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज रेसेसिव. ये तो राउंड है या फिर रिंकल्ड है. अगर हाइट की बात करें तो हाइट या तो टोल है उस प्लांट की या फिर ड्वार्फ है. देयर इज नो इन बिटवीन. सो उसके बाद कुछ जैसे जैसे म्यूटेशन होते गए, जैसे जैसे फर्दर स्टडीज होते गए, तो उसमें पता चला कि हर ट्रेट को, जो भी हम अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं, हम उन्हें क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल दो फॉर्म्स में हम नहीं क्लासिफाई कर सकते. देयर आर मेनी ट्रेट्स दैट डू नॉट फॉल इनटू डिस्क्रीट कैटेगरीज बट इंस्टेड फॉल इनटू कंटिन्यूअस वेरिएशन. फॉर एग्जांपल हाइट और यील्ड ऑफ कॉर्न पर एकड़. अगर हम कॉर्न की बात करें तो जो कॉर्न का होता है, जो स्वीट कॉर्न जिसे हम मक्का बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी हाइट वेरी भी करती है. किसी की मान लेते एग्जाम्पल है 10 सेंटीमीटर है, किसी की 8 सेंटीमीटर है, किसी की 5 सेंटीमीटर है, किसी की और भी ज्यादा 15 सेंटीमीटर है. तो इसमें तो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल कोई भी हम बात नहीं कह सकते कि दिस इज, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की बात करें तो ये कि ये रेसेसिव है और 15 सेंटीमीटर डोमिनेंट है, तो फिर बाकी के 8 और 3 सेंटीमीटर क्या है. सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन, कि एक के बाद एक वेरिएशंस आपको मिलते जाएंगे. दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एंड these traits are called quantitative traits. Next point is the varying phenotype result from the input of gene at more than one or often many loci. They are also said as polygenic traits और multifactorial traits. इसका क्या मतलब कि जो हमारा जीनोम है, जो हमारा कोई भी एक ट्रेट का या कोई भी एक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, तो उसके जीन होते हैं या तो वो एक ही क्रोमोसोम पे अलग अलग लोकेट होंगे, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, या फिर जो हमारे मल्टीपल क्रोमोसोम है 46 है, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक क्रोमोसोम नंबर 1 पे भी है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे भी है. सो दिस इज because of more than one gene when they combine to form a particular character or particular trait is called quantitative or polygenic trait. Polygenic, poly means many or genic means poly genes trait, and multifactorial again means multi means बहुत ज्यादा, factorial बहुत सारे जिसमें factors काम करें. सो बेसिकली हम जो फिनोटाइपिक ट्रेट्स हैं उन्हें दो में डिवाइड कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव वही जो क्वालिटी के बेसिस पे हाइट ऑफ द पी प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, और क्वांटिटी की किस क्वांटिटी में है,
कि जो हाइट है वो इतने सेंटीमीटर है, या फिर वेट है वो 15 केजी है, 10 केजी है, 8 केजी है, दैट वेरीज. They may be under the genetic control of two or more alleles of a single gene with little or no environmental modification. The organism possessing quality traits have distinct phenotypic classes and are said to be exhibit discontinuous variation. इसका क्या मतलब है? इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. This, अगर हम बात करें क्वालिटेटिव ट्रेट्स की, क्वालिटेटिव ट्रेट्स आर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, कि आपको इनके बीच में और कोई भी, अगर हम हाइट की बात करें तो इनकी, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट है 7.5, और अगर हम इसकी बात करें दैट इज इट्स हाइट इज 2.5, आपको यहाँ पे बीच में कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहे हैं, कम या ज्यादा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. दे हैव ए डोमिनेंट कैरेक्टर एंड अ रेसेसिव कैरेक्टर. दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव ट्रेट्स, characteristic of qualitative traits. And on the other hand quantitative trait में क्या होता है? वेरिएशन, कि फर्स्ट की हाइट 0.5 है, सेकंड की हाइट कुछ और है, थर्ड, दे हैव डिफरेंट, मींस कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं, वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये जो भी पॉपुलेशन है. क्वालिटेटिव ट्रेट इज अ इंडिविजुअल ट्रेट. अगेन जो हमने लास्ट जो वीडियो डाली थी दैट इज मल्टीपल एलेलिज्म, वो भी एक इंडिविजुअल ट्रेट नहीं था, दैट इज अ पॉपुलेशन ट्रेट. अगेन क्वांटिटेटिव ट्रेट इज आल्सो अ पॉपुलेशन ट्रेट. अगर आपने मल्टीपल एलेलिज्म की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं. सो नाउ we will discuss in detail difference between qualitative एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है. अभी तो हमने सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस देखा है कि एक है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और एक है कंटिन्यूअस वेरिएशन. तो एक के बेसिस पे तो हम इन दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे फैक्टर्स जिनको हम देखते हैं वो अभी हम देखेंगे. दीज आर जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं या जो ट्रेट्स हैं, दे आर कैरेक्टर्स ऑफ काइंड, एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स ऑफ डिग्री. काइंड का क्या मतलब है कि अगर हम बात करें हाइट ऑफ द पी प्लांट, दैट इज या तो टॉल काइंड के होंगे वो, या फिर ड्वार्फ होंगे. इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर ऑफ डिग्री, डिग्री की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम वेट ऑफ ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो वेट अलग अलग होंगे. एक ओबीज होंगे, एक नॉर्मल पीपल होंगे, और एक होंगे लीन. सो दीज आर कैरेक्टर्स ऑफ डिग्री की अलग अलग डिग्री पे वेरिएशन होता है. अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं दैट इज स्किन कलर इन ह्यूमंस. स्किन कलर एक तो होता है बिल्कुल डार्क होता है, एक वाइट होता है, एक इंटरमीडिएट होता है. दीज आर कैरेक्टर्स ऑफ डिग्री. एंड कैरेक्टर्स ऑफ काइंड आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज टोल, ईदर टोल और द ड्वार्फ. हम उन्हें दो में ही कैटेगराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पॉइंट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिस्टिंक्ट फिनोटाइपिक क्लास. अभी हमने देख लिया कि जो अगर हम इसी की बात करें तो या तो हम उसे डायरेक्टली टोल में क्लासिफाई कर देंगे या उसे डायरेक्टली ड्वार्फ में क्लासिफाई कर देंगे. एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस वेरिएशन और फिनोटाइपिक फॉर्म्स अ स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? ये ऐसे कि एक कुछ का स्मॉल है, कुछ का लार्ज साइज है, कुछ का और भी ज्यादा लार्ज साइज है, दैट इज अ स्पेक्ट्रम. अगेन क्वालिटेटिव जीन्स आर सिंगल जीन इफेक्ट. ये हमेशा एक ही जीन का इफेक्ट से प्रोड्यूस होंगे, एक ही जीन का इनहेरिटेंस होगा. एंड पॉलीजीन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी जीन्स. नेक्स्ट पॉइंट इज कंसर्न विद इंडिविजुअल मेटिंग एंड देयर प्रोजेनी. जैसा कि मैंने बताया था ये एक इंडिविजुअल ट्रेट है. Quantitative trait is concerned with the population of organism consisting of all possible kinds of mating. कि हर किसी में different different matings हो रही हैं, different kinds of different kind of people interact कर रहे हैं, that is concerned with the population trait. It's a population trait. आपका अगर CSI या नेट का एग्जाम है तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार 2 नंबर में, that is part B is concerned with the population trait or individual trait.
नेक्स्ट इज एनालाइज्ड बाय मेकिंग काउंट्स एंड द रेशियो। अगर हमें कोई भी पॉपुलेशन है, उसमें मान लेते हैं हम 512 इंडिविजुअल्स हैं और उसमें से हम डायरेक्ट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं कि दीज आर टोल। इसमें से मान लेते हैं हम 500 टोल हैं और 12 ड्वार्फ हैं, तो हम इनका डायरेक्ट रेशियो डिफाइन कर सकते हैं कि दिस रेशियो ऑफ टोल एंड ड्वार्फ। While complex statistical analysis like means or standard deviation are needed for the estimation of population parameters in quantitative genetics, they have low environmental effect। कई सारे ऐसे फैक्टर जीन्स होते हैं जो आगे हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिनमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट आता है, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है उसके कैरेक्टराइजेशन को और उसके फिनोटाइपिक इफेक्ट को। while these quantitative traits have a strong environmental influence, जैसे कि हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो एक पोलर रीजन में जो है और जो बिल्कुल इक्वेटर के पास में है, इसके लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो भी वेरी करती हैं। डिस्टिंक्ट ऑफस्प्रिंग क्लासेस अलग अलग होंगे, या तो एक कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे या दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। एंड नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस सेग्रीगेशन की अलग अलग कैटेगरी में हमें उन्हें मैच करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड मेट्रिक ट्रेट्स। They do not show clear cut difference between individual and a form of spectrum of phenotype that blend imperceptibly from one to another type to cause continuous variation। जैसे स्किन कलर की बात करें, हम स्किन कलर में हम जो डायरेक्ट दो कलर होते हैं, या तो डार्क है या फिर व्हाइट है, इनको तो हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट जो इनके बीच में इंटरमीडिएट कलर हैं उन्हें हम एक क्लासिफिकेशन देने के लिए, एक डिफाइन करने के लिए अलग अलग क्लासेस, हमें उन्हें किसी भी एक स्टैंडर्ड से मैच करना पड़ेगा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस ट्रेट, so that they can have any value, for example height, ki height of human beings can be 180 centimeter or 170 centimeter or 160 centimeter, it can be anything, they can have any values, it can be 160 2.5 centimeter, or it can be something in between, that is 152.8 centimeter, they can be have a decimal value also। That is next is countable meristem can take on whole number value, कि इसका एक whole number ही होगा, ये जैसे decimal value थी वैसा कुछ नहीं होगा। That is number of bristles or seeds of a plant, कि for example अगर हम seeds की बात करें तो seeds या तो 10 ही होंगे या 8 ही होंगे या 9 ही होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि 9.5 सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है कोई प्लांट। नेक्स्ट इज थर्स्ट होल ट्रेट। थर्स्ट होल ट्रेट्स क्या होते हैं कि इनमें एनवायरमेंटल का इफेक्ट ज्यादा होता है। इसे हम डायरेक्ट एक एग्जांपल समझते हैं, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज का क्या होता है कि आपके नॉर्मल पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है, बट एक थर्सडोल लिमिट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अनयूजुअल रिस्क है, यूजुअल रिस्क है सॉरी, और यहाँ पे एक थर्सडोल वैल्यू है, एक मिनिमम एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं कि वहां पे एनवायरमेंट का इफेक्ट आ रहा है, एक थर्सडोल वैल्यू है, इसको क्रॉस करने के बाद जो रिस्क है वो इंक्रीज हो रहा है, अनयूजुअल रिस्क हो रहा है। सो टाइप 2 डायबिटीज का नॉर्मल पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है, बट उतना प्रेजेंट नहीं होता कि जैसे कंटिन्यूअस ट्रेट और काउंटेबल ट्रेट्स में होता है। सो दे आर ओनली अचीव्ड व्हेन एन एनवायरमेंटल फैक्टर कम्स इनटू द अकाउंट। और इसका दूसरा इफेक्ट हम क्या कह सकते हैं कि इसको मल्टीपल जो जीन्स हैं उसके साथ साथ में मल्टीपल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ही एक थर्सडोल लिमिट होगी, इसकी जो टाइप 2 डायबिटीज है इसका जो फिनोटाइप होंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। That is quantitative traits are caused by Mendelian genes. In 1909, Hermann LA from Sweden did a series of experiments on kernel color of wheat. Now we are discussing the example of polygene traits. तो इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने जो डिफरेंट कह रहे थे, जो अब तक जो साइंटिस्ट थे बिफोर 1909, जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि दे आर एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन जीन्स। जो मेंडेलियन का अभी तक हम ट्रेट्स पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है, कैसे असोर्टमेंट हो रहा है, दे आर जो पोलीजीन है दैट इज एक्सेप्शन ऑफ दैट। बट आफ्टर दिस
after this scientist did this work on kernel color of wheat, we और डिफरेंट साइंटिफिक कम्युनिटी जो एग्री करे कि मेंडेलियन जीन्स होते हैं, मेंडेलियन ट्रेट इज फॉलोड विद पॉलीजीन इनहेरिटेंस. Wheat is a hexaploid, the result of three different species producing a stable hybrid. There are thus three similar but slightly different genome containing the whole wheat genome. These are called A, B and C. मतलब तीन genes होंगे इसमें, A gene, B gene and C gene. Each genome has a single gene that affect kernel color. कि मतलब इन तीनों का ये आपस में कोई भी डोमिनेंस शो नहीं करेंगे, ना ये कंप्लीटली डोमिनेंट है ना ये को डोमिनेंट है. ए अपना अलग से कलर करेगा, प्रोवाइड करेगा, बी अपना अलग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा एंड सी अपना अलग इफेक्ट. और जब ये तीनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ये हो जाएगा एडिशन. इंस्टेड आप इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ए इज responsible for height 10 centimeter, B is responsible for height 5 centimeter and C is responsible for height again 15 centimeter. तो ये अपने अलग अलग जब प्रेजेंट होंगे they will provide 10 centimeter height, 5 centimeter height और 15 centimeter height. बट जब ये तीनों प्रेजेंट होंगे this will lead to 30 centimeter height. This is called polygene or additive effect of polygenes. Inheritance of these is partially dominant or additive. This is additive means कई बारी कई ऐसे केसेस जो अभी रिसेंट में आए हैं that is partially dominant कि थोड़े बहुत dominance शो करते हैं, otherwise they are mostly additive. The amount of red pigment in the kernel is proportional to the number of red alleles present from 0 to 6. जैसे हमने बताया था लास्ट वीडियो में A, B, B and C. These are 6 allele of the genes and इन 6 की जैसे जैसे प्रेजेंस वेरी करती जाएगी वैसे वैसे जो कलर है कर्नल का वो वेरी करता जाएगा. देखते हैं कैसे. पहले इसके जो मैंने आपको बता दिया था इन जीन्स में से ये जीन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज आर ए बी बी एंड सी सी. तो इनका एक रेसेसिव फॉर्म भी प्रेजेंट होगी ए बी बी एंड सी सी. दीज ऑल आर इन स्मॉल फॉर्म. जो कैपिटल होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग और एडिटिव. वाइल जो स्मॉल में होते हैं जो रेसेसिव होते हैं दे आर नॉन कंट्रीब्यूटिंग और नॉन एडिटिव. सो दीज आर द वेरिएशंस कि दे ये जो कैपिटल वाले होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं दे आर ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू द टुवर्ड्स द फिनोटाइप. जो हम फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. और जो स्मॉल वाले होते हैं दे आर नॉन कंट्रीब्यूटिंग और नॉन एडिटिव. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. इन ईच जीन देयर इज वन पोटेंशियल एडिटिव एलील दैट कंट्रीब्यूट्स एंड अनदर नॉन एडिटिव दैट इज जो कैपिटल में होंगे जो डोमिनेंट फॉर्म में होंगे ए बी बी सी. दीज आर डोमिनेंट एंड दे आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग एंड जो रेसेसिव होंगे दे आर नॉन कंट्रीब्यूटिंग. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल जीन्स आर each contributing allele in the series of multiple genes produce an equal effect. कि मान जो भी इफेक्ट्स होंगे हाइट है या कलर है उसके लिए जो भी एलील्स वहां पे प्रेजेंट होगा ए बी एंड सी दे विल प्रोड्यूस इक्वल इफेक्ट. कि वो अपने आप का इफेक्ट जरूर प्रोड्यूस करेंगे चाहे दूसरा कोई प्रेजेंट हो या ना हो. इफेक्ट ऑफ ईच कंट्रीब्यूटिंग एलील आर क्यूमुलेटिव और एडिटिव. एड ऑन होते जाएंगे. अगर सिचुएशन ये है A small b and capital C, then these two will produce its effect and B is as it is present in non contributing form. तो ये दोनों अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे. दिस इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट. देयर इज नो डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस. क्या है कि वहां पे कोई भी एक दूसरे का यहाँ एक दूसरे का लेके ना तो ए बी पे डोमिनेंट होगा ना सी बी पे डोमिनेंट होगा ना ही ये होगा एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है मास्किंग ऑफ द फिनोटाइप. कि जो सी का फिनोटाइप है वो बी के फिनोटाइप को मास्क कर लेगा या फिर उसको सप्रेस कर देगा या फिर बी का फिनोटाइप है वो ए के फिनोटाइप को सप्रेस कर देगा.
देर इज नो लिंकेज इन्वॉल्व कि हमें यही नहीं पता होता है कई बार कि इसके जो जीन है, जिस कैरेक्टर के ये जीन है, ये सेम क्रोमोसोम पे अवेलेबल है या फिर डिफरेंट लोकस पे और जो हमारा जीनोम है उसमें कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो देर इज नो लिंकेज इन्वॉल्व. द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर कंसिडर्ड considerable effect on the phenotype expression of polygene for quantitative traits. जैसे मैंने बताया था कि environmental conditions होते हैं, उनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. The phenotypic traits of continuous variation can be quantified by measuring, weighing और counting. जो जैसे सीड ऑफ किसी भी प्लांट के हो गए कि इतने सीड्स हैं, 10 हैं, 8 हैं, 9 हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं. वेइंग वेट ऑफ ह्यूमन बींग्स या वेट ऑफ जो प्लांट का फ्रूट होता है उसको हम इससे क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कोई हम जैसे सेब का ही देख लेते हैं. एप्पल का अगर हम बात करें तो किसी का वेट होगा 300 ग्राम, किसी का वेट होगा 400 ग्राम, किसी का 350 ग्राम भी होगा. They are continuously varying. Then again measuring height. हाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स किसी की 180 सेंटीमीटर होगी, किसी की 160 सेंटीमीटर होगी. हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से इन सबको वेरी कर सकते हैं. ईच जीन लोकस मे बी ऑक्यूपाइड बाय एडिटिव एलील्स और नॉन एडिटिव एलील्स. कि जो भी जीन का लोकस है, दैट इज ए, बी और सी की ही बात करें तो ये कंडीशंस भी हो सकती हैं और सारे रेसेसिव फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और सारे डोमिनेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं. बट वहां पे हर जो एलील है या फिर जीन लोकेशन है वहां पे कोई ना कंट्रीब्यूटिंग और नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील हमेशा प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट आर सम फॉर्मूलाज. हम पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद हम इन्हें अपने जो नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें पुट करेंगे. सो कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ पोलीजीन्स कि हम अगर हमें F2 जनरेशन के इंडिविजुअल्स के F2 जनरेशन एक्सप्रेसिंग ईदर एक्सट्रीम फिनोटाइप कि कोई भी फिनोटाइप है, अगर हम डार्क कलर की बात करें या फिर व्हाइट कलर की बात करें, दे आर द एक्सट्रीम कलर्स ऑफ स्किन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो अगर हमें या तो डार्क की रेशियो पता हो या फिर व्हाइट की रेशियो पता हो तो हम इसे इस फॉर्मूला में पुट करके हम उसका जो नंबर ऑफ पोलीजीन्स है इन्वॉल्व है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Next is for low number of polygenes, number of distinct polygene category are observed. कि कैसे कितनी डिस्टिंक्ट फिनोटिपिक कैटेगरीज ऑब्जर्व होंगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. मान लेते हैं यहाँ पे एक है पोलीजीन या फिर दो लगा लेते हैं. 2 into 2 plus 1, 4 plus 1 is 5. सो अगर दो हमारे पोलीजीन है तो वहां पे जो डिस्टिंक्ट फिनोटिपिक कैटेगरीज होंगी या क्लासेस होंगी विल बी 5. अगर यहाँ पे 5 है तो 2 into 5 plus 1 is equals to 11. So 5, if n is 5 then it will lead to the 11 discrete phenotypic classes. but ये याद रखना अगर कई बार एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि फॉर लो नंबर ऑफ पोलीजीन्स, अगर पोलीजीन्स 11 है या फिर मोर देन 10 है तो वहां पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा. वहां पे आपको अलग से हर एक की कैलकुलेशन करके जो क्रॉसिंग करके तब आपको इफेक्ट मिलेगा, जब आपको पता चलेगा कि जो फेनोटिपिक क्लासेस होंगे वो कितने होंगे. कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, अगर हम बात करें कि जैसे हमने कहा था कि एडिटिव इफेक्ट है तो एडिटिव इफेक्ट है तो ईच एलील का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट माइनस वैल्यू ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स. कि अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, जो अभी साइंटिस्ट ने व्हीट कलर ऑफ कैरनाल पे काम किया था, उन्होंने अलग अलग वेरिएशंस करके अलग अलग रिजल्ट्स फाइंड आउट किए थे और उसके बाद अपनी हाइपोथेसिस प्रोवाइड की थी. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक एक जीन्स का वन जीन पेयर की क्रॉसिंग की एंड दे प्रोवाइडेड द फेनोटाइपिक F2 जनरेशन का इज 1:2:1. अगर हम इसे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें दैट इज 2 into 1 plus 1 it will be 3. तो 3 different phenotypic classes were observed. यहाँ पे ऐसे ही 3 different phenotypic classes were obtained. Next is
टू जीन पेयर की, कहीं पे टू जीन पेयर है। ये टू जीन पेयर कैसे आ रहे हैं, जैसे अगर हम डोमिनेंट को और दोनों पेरेंट्स डोमिनेंट और रेसेसिव पेरेंट्स को अगर हम मेट करें तो यहाँ पे आएगा ए ए बी बी, दिस इज F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन की जब हम सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग का क्या मतलब है कि जब हम F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनके साथ मेट करेंगे, दैट इज दिस विल लीड टू दिस प्रोडक्शन ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। और जब हम इनके सेल्फिंग करेंगे देन वी विल ऑब्जर्व दिस, दैट इज 1:4:6:4:1 रेशियो। ठीक है, जब हम थ्री डिफरेंट जीन्स का वेरिएशन किया, उन्होंने जो वीट का कलर था, कर्नल कलर के लिए जो जीन्स थे उनको वेरी किया, देन दे ऑब्जर्व ए डिफरेंट फिनोटाइप। जब उन्होंने 4 के लिए वेरी किया तो उनके पास अलग फिनोटाइप था, अगर उन्होंने 5 के लिए किया तो उनके पास डिफरेंट फिनोटाइप था। बट इन सब की एक कॉमन बात क्या थी, दैट इज जब उन्होंने इसे फ्रीक्वेंसी को, इस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने प्लॉट किया, दे ऑब्जर्व ए बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व का क्या मतलब है, ये आपसे डायरेक्ट 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा CSIR नेट में, दैट इज बेल शेप्ड कर्व ऑब्टेन होता है। तो बेल शेप्ड कर्व में जो हमारा इंटरमीडिएट होता है, जो एवरेज होता है, दे हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और जो हमारे एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं, एक्सट्रीम फॉर एग्जांपल डार्क और एक्सट्रीम व्हाइट, या फिर एक्सट्रीम रेड और व्हाइट कलर ऑफ व्हीट ऑफ करनाल, that is are fewer in number while intermediate are more in number, then it will provide a bell shaped curve। और इसी के लिए जो स्टैटिकल वेरिएशंस हैं दे आर मेनी, दैट इज हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिकल वेरिएशंस यूज करने होते हैं, दैट इज मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर से हम इसकी जो स्टैटिकल एनालिसिस है वो मल्टी जीन्स की करते हैं। नेक्स्ट इज व्हीट कलर ऑफ करनाल। अब हम एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट इनकी मीटिंग देखते हैं, दैट इज when all are in dominant form and all recessive forms parents were crossed, that is red and the white kernal color of wheat were mated, then F1 generation was this type, that is pink, intermediate between the parents, कि ना तो उनका रेड था ना वो व्हाइट कलर के थे, दैट इज पिंक कलर। हम इन्हें इनकम्प्लीट या फिर कोडोमिनेंस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो F2 जनरेशन का था वो डाटा वाज नॉट इक्वल टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो जब हमने F2 जनरेशन मतलब इन जो F1 जनरेशन की प्रोजेनी थी उनकी सेल्फिंग करवाई, दैट इज सेल्फिंग जब हमने F1 जनरेशन वालों की करवाई, दे वी गेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स वेरिएशंस। अगर हम ये बात करें तो एक एक्सट्रीम व्हाइट है, एक एक्सट्रीम पिंक है, सॉरी एक्सट्रीम रेड है, इन बिटवीन एक रेड है, और उसके बाद दो हमें इन पिंक और व्हाइट के बीच के इंटरमीडिएट मिल रहे हैं, और दो हमें पिंक और रेड के बीच के वेरिएशंस मिल रहे हैं। सो दीज आर 1/64 फॉर ऑल 6 रेड एलील्स, कि एक जो अगर हम इनके फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, 1 of the 16 was red, 6 divided by 64, that is 5 red plus 1 white, that is light red was 6/64, 10/64 was dark pink, 15/64 was pink, that is intermediate, जो बिल्कुल intermediate है, that is again is 10/64 will be light pink, 6/64 was very pale pink, and 1/64 is white। तो white और जो red color हैं they are extreme colors। अगर हम इन्हें इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ पॉलीजीन्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 64। तो अगर हम 64 को हमें ऐसे लिखना है 4 का सम पावर, तो वी कैन राइट 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16, नहीं आया 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, that is 4 into 4 16, 16 into 4 is equals to 64। so 1 is to 1/4 raised to power n is equals to 1 divided by 4 raised to power 3, so n is equals to 3। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे
3 different polygenes were involved. Add a bit of environmental variation and human inability to distinguish similar shade, you can quantitative distribution. कई बार ये हो जाता है कि हम या तो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से या हम डिफरेंट शेड्स को वेरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, these all are red and these all are white और एक है पिंक, दैट इज हम इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, रेड, पिंक एंड व्हाइट. बट ऐसा नहीं है, दे आर डिफरेंटली क्लासिफाइड एंड दे हैव डिफरेंट फिनोटाइप. नेक्स्ट इज स्किन कलर इन ह्यूमन. जो नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज स्किन कलर इन ह्यूमन. It was first discovered in Jamaica in 1913. जब वहां पे यहाँ पे जब हम देखते हैं तो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है ए एंड बी, जो कि मेलानिन सिक्रेट करते हैं ह्यूमंस में. अगर ए और बी दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है, दे विल सिक्रेट मेलानिन, तो वहां पे डार्क कलर होगा. अगर दोनों रेसेसिव फॉर्म में है तो वहां पे कोई मेलानिन होगा ही नहीं, तो वो दैट विल लीड टू द व्हाइट कलर of skin. He found that 2 pair of gene AABB cause the difference in the skin pigmentation between black and white people. These were found to have characters of additive fashion, कि मतलब एक दूसरे को ऐड कर रहे थे. तो इन्होंने मेटिंग करवाई, that is dark and white की जब इन्होंने मेटिंग करवाई, then the parents AA and BB when they were mated, they will lead to intermediate dark skin color. कि वो इंटरमीडिएट था, ना हम उसको ब्लैक बोल सकते हैं ना हम उसको व्हाइट बोल सकते थे. Mating of two such intermediate dark produce a wide variety of skin colors of the offspring. जब हम इनकी जो intermediate F2 आए हैं, इनकी सेल्फिंग करवाए हैं, तो उसमें इन्हें वाइड वेराइटी ऑफ स्किन कलर वर ऑब्जर्व्ड. यहाँ पे तो सिर्फ एक वेराइटी के स्किन कलर ऑब्टेन हुआ था हमें. इंस्टेड जब हमने इनकी सेल्फिंग करवाई तो हमें वाइड रेंज मिली. कैसे? लेट्स सी दिस. जब हमने यहाँ पे कितने टाइप के जीन्स प्रोड्यूस होंगे, सॉरी गैमेट प्रोड्यूस होंगे, तो नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 2 raised to power n. 2 raised to power n इज नंबर ऑफ दीज a and b. so हमें 2 raised to power 2 अगर हम लिखेंगे, then it will lead to 4. the 4 different type of gametes will be formed, that is capital A, capital A small b, capital B small a and small b. एंड अगेन दे विल सेल्फिंग का मतलब है सेल्फिंग करवा रहे हैं तो दोनों सेम ही होंगे, दोनों टाइप के जो गैमेट्स होंगे वो सेम ही होंगे. और जब हम इनकी सेल्फिंग करवाएंगे, दैट इज ए बी बी, ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. सो जहां पे चारों डार्क हैं, चारों डोमिनेंट फॉर्म में है, दे विल प्रोड्यूस अ डार्क कलर, दैट इज मोस्ट डार्क, दैट वी कॉल ब्लैक. और जब ये चारों रेसेसिव फॉर्म में हैं, दैट विल देन दे विल प्रोड्यूस व्हाइट कलर, दैट इज वहां पे कोई मेलानिन सिक्रेट नहीं होगा, कोई मेलानिन सिक्रेट नहीं होगा, तो दैट विल लीड टू द व्हाइट कलर. इंस्टेड व्हेन दे हैव अ मोर नंबर ऑफ लेस देन 3 एंड मोर देन 0, मतलब वहां पे अगर 3 डोमिनेंट एलील्स हैं, 3 डिफरेंट डोमिनेंट एलील्स हैं यहाँ पे then it will lead to the dark color, क्योंकि वहां 3 कंट्रीब्यूटिंग एलील हैं, 3 कंट्रीब्यूटिंग एलील होंगे तो वहां 4 से कम मेलानिन प्रोड्यूस होगा. मान लेते हैं यहाँ पे 100% प्रोड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे 75% प्रोड्यूस होगा, 75 प्रोड्यूस होगा, तो इट विल लीड टू द डार्क कलर. वो व्हाइट शेड से डार्क होगा बट विल बी लेसर डार्क देन द ब्लैक. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जहाँ पे 2 होंगे, 2 डोमिनेंट, दैट इज 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील्स होंगे और 2 नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील होंगे, दैट विल लीड टू द इंटरमीडिएट कलर. इंटरमीडिएट कलर होगा 2 कंट्रीब्यूटिंग, कोई भी 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील्स हो सकते हैं, 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील, 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील, अगेन 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील एंड 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील. मान लेते हैं 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील 50% प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन इट विल लीड टू द इंटरमीडिएट डार्क. अगर वहां पे सिर्फ एक ही मेलानिन या कंट्रीब्यूटिंग एलील होगा, मेलानिन सिक्रेटिंग एलील होगा, देन इट विल लीड टू द लाइट कलर, लाइट and this is again light. So it will be a shade darker but it will be a
not white and not intermediate, it will be light in color. So अगर हम काउंट करते हैं, अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें लिखनी होती है तो फर्स्ट इज ब्लैक, ब्लैक कलर का देखते हैं। ब्लैक कलर के लिए क्या है, सिर्फ एक, दैट इज बिल्कुल जो निग्रो कलर होगा जिसे हम बोलते हैं, डार्क कलर होगा, दैट इज जहां पे चारों कंट्रीब्यूटिंग एलील्स होंगे, दैट इज 1/16, दिस टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इज 16। अगेन डार्क कलर प्रोड्यूस करने के लिए कितनी प्रोजेनी होंगे, 1 2 3 एंड दिस विल बी 4, 4/16। इंटरमीडिएट डार्क के कितने प्रोजेनी होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस विल बी 6/16। लाइट कलर की कितनी प्रोजेनी होंगे, 1 2 3 and this one is 4, 4/16 and again white कलर की प्रोजेनी होंगे 1/16। सो अगर हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट को ग्राफ में प्लॉट करें, ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमने देखा था कि जो भी पॉलीजीन का या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो क्या आता है, बेल शेप कर्व, और बेल शेप कर्व ही हमारा आना चाहिए, तभी हमें इसे हमें समझ में आएगा दिस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो उसके लिए क्या होगा, दिस इज, अगर मान लेते हैं हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, फर्स्ट वन इज दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं हम, डार्क एंड दिस वन विल बी वाइट। सो डार्क के लिए क्या है, सिर्फ एक, मान लेते हैं दिस इज 1, दिस इज 5 10 15 एंड 20। सो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे सो दिस विल बी 1। अगेन डार्क कलर के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी हमें कितने प्रोजेनी थे, 4, so it will be 4 something here, it will be of dark color, sorry this was not dark, it was black, this one is dark। next is intermediate, intermediate के लिए कितने होंगे, 6 प्रोजेनी। नेक्स्ट इज लाइट कलर, लाइट कलर के लिए अगेन कितने होंगे, 4 प्रोजेनी एंड व्हाइट वाज 1। जब हम इसका ग्राफ देखते हैं दैट इज अगेन अ बेल शेप्ड कर्व। सो ये हमें प्रोवाइड करता है कि जो हमारे एक्सट्रीम होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं, जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो एवरेज होते हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब हम फाइनली इन सबका, आई थिंक आपको ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा, और अब हम इसको जो भी हमने अब तक पढ़ा है इसको अपने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लगाते हैं, अपनी जो भी नॉलेज है उसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लगाते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, इसमें मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस एक साथ ही ऐड कर दिए हैं। कई बारी वो एक एक करके या फिर अगर 2 नंबर में वो पूछेगा तो वो दोनों का अलग अलग पूछेगा, पार्ट ए को अलग पूछ सकता है, पार्ट बी को अलग पूछ सकता है। अगर वो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, A homozygous plant with 20 centimeter diameter flowers is crossed with a homozygous plant of same species that has 40 centimeter diameter flowers. The F1 plant all have a flower 30 centimeter in diameter। तो जो अब तक इसने लिखा है वो हम समझते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि एक होमोजाइगस प्लांट है, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्लांट होमोजाइगस रेसेसिव कौन सा है और होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा, वो हमें खुद से समझ में आ रहा है कि 40 सेंटीमीटर डायमीटर है फ्लावर का, तो जो हमारा डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट जो कंडीशन होगी उसमें हो गए 40 सेंटीमीटर, जो रेसेसिव कंडीशन होगी उसमें हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर रेसेसिव कंडीशन हो गई और 40 सेंटीमीटर डोमिनेंट कंडीशन होगी। एंड जब उनकी क्रॉसिंग हो रही है, जो F1 जनरेशन आ रही है, जो F1 जनरेशन आ रही है, जो इंटरमीडिएट्स हैं, दे हैव 30 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द फ्लोर, जो फ्लावर है उसका डायमीटर उसके अकॉर्डिंग 30 सेंटीमीटर। ये हमने अब तक इंटरप्रेट कर लिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, इन द F2 जनरेशन ऑफ 512 plants, 2 plants have flowers 20 centimeter in diameter
and 2 plants have flowers 40 centimeter in diameter and the remaining 508 plants have flowers of range in between them. तो वो हमें क्या बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि 512 जो टोटल प्रोजेनी आए थे F2 जब हमने F1 को सेल्फिंग करवाई है इंटू 30 सेंटीमीटर की जब हमने सेल्फिंग करवाई है तो वहां पे हमें क्या फ्रीक्वेंसी मिली है 2/512 2/512 और जो बाकी के प्रोजेनी है वो उनका जो भी फ्लावर का डायमीटर है वो इन दोनों के बीच में है कहीं पे इसका जो है वो 40 सेंटीमीटर वाले हैं ये हैं वो 20 सेंटीमीटर वाले हैं और जो बाकी के हैं उनकी इन दोनों के बीच में कहीं वेरी कर रही है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि जो एक्सट्रीम की हमने एक जो पोलीजीन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था हेयर 1/4 raised to power n is ratio of F2 individual expressing either extreme phenotype. So extreme phenotype या तो 40 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है तो इन्होंने हमें इसकी रेशियो दे दी है तो 1 divided by 4 raised to power n is equals to 2 divided by 512 जब हम इसे शॉर्ट करेंगे then it will be 256 1 divided by 4 raised to power n is equals to 1 by 256 256 को हम 4 की किसी ऐसी रेशो में ऐसी पावर में लिखेंगे ये 256 आ जाए तो 4 into 4 is equals to 16 4 into 4 into 4 is equals to 64 जब हम 4 into 4 into 4 into 4 करेंगे that in this situation will be आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैथ यूज करना पड़ेगा that it will be 256 so n is equals to 4 ठीक है ये पहला क्वेश्चन इनका यही था assuming that all alleles involved act additively how many gene control the flower size in that plant कि वो ये पूछ रहा है कि n जो polygene है वो कितने होंगे then it is 4 next is what frequency distribution of flower diameter would you expect to see the progeny of a back cross between F1 plant and large flowered plant आई थिंक आपको पार्ट ए अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पार्ट ए में क्या कह रहे हैं और पार्ट बी में ये पूछ रहे हैं कि जब हम बैक क्रॉस करेंगे बैक क्रॉस का क्या मतलब होता है कि जो F1 प्रोजेनी है F1 जो हमारे इंटरमीडिएट आए थे उसकी जब हम किसी भी पेरेंट से एनी पेरेंट्स ऑफ F1 जनरेशन से हम क्रॉस करेंगे दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस तो अगर हम उसकी क्रॉस करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा सो हमें ये पता चल गया n इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं इसकी जीन है A B C एंड D तो जो F1 प्रोजेनी होगी तो एक तो डोमिनेंट होगा दैट इज A B B C C एंड D D इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑल रेसेसिव एलील से देन द इंटरमीडिएट और जो F1 जनरेशन होगी दैट विल बी A कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल D स्मॉल d और जब हम तो हमें ये पता चल गया कि 4 जीन्स हैं और उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो इसमें क्या कह रहा है जब F1 प्लांट्स हैं उन्हें लार्ज फ्लावर्स के प्लांट के साथ मतलब इनकी क्रॉसिंग सेल्फिंग नहीं करवानी इनकी इसके साथ मीटिंग करवानी है देन इट विल लीड टू द कितने टाइप की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा सो हियर यू कैन सी हमने देख लिया कि n इज इक्वल्स टू 4 जब हम इसकी F1 प्रोजेनी की और इसके डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ मीटिंग करवाएंगे तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने फॉर्म होंगे 2 रेज टू पावर n 2 की पावर है 4 तो डिफरेंट जो गैमेट्स होंगे विल बी 16 और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फिनोटाइपिक क्लासेस विल बी 9 so frequency distribution will be 1/16 it will carry 40 centimeter height 40 centimeter जो phenotype होगा वो होगा 40 centimeter diameter of the flower next is 4/16 it will 4/16 कहाँ पे होगा जहाँ पे चारों कंट्रीब्यूटिंग एलील होंगे देन इट विल हैव 40 सेंटीमीटर हाइट जहाँ पे 3 कंट्रीब्यूटिंग एलील होंगे दैट इज दे विल हैव द कंडीशन इज 37.5 जहाँ पे 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील होंगे देन इट विल हैव अ सॉरी नॉट हाइट द डायमीटर ऑफ द फ्लोर विल बी 35 सेंटीमीटर जहाँ पे
चार कंट्रीब्यूटिंग एलील, सॉरी एक कंट्रीब्यूटिंग एलील होगा, दैट इज इट विल हैव 32.5 सेंटीमीटर, एंड जहां पे कोई कंट्रीब्यूटिंग एलील नहीं होगा दैट इज 30 सेंटीमीटर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में जो मल्टीपल एलिलिज्म का हमने पहले टॉपिक करवाया था उसका भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।